आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। अब विलयन प्रावस्था से अधिशोषण का अर्थ क्या है, क्योंकि जब भी किसी हेडिंग को हम पढ़ते हैं, अगर हम उसका अर्थ जान जाएं कि इस हेडिंग में हमको कब पढ़ना क्या है, तो आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अभी इस बात को देखेंगे कि विलयन प्रावस्था से अधिशोषण का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एसीटिक अम्ल का विलयन है। एसीटिक अम्ल के विलयन का अर्थ है एसीटिक अम्ल को काय पर घुलकर तैयार किया है, जल में। अगर आपने एसीटिक अम्ल के विलयन को तैयार किया है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20 ग्राम एसीटिक एसिड को 100 ml जल में क्या कर दिया गया है, घोला गया है। तो 20 ग्राम एसीटिक एसिड 100 ग्राम जल में उपस्थित है। अब हमने क्या किया, हमने उस एसीटिक एसिड के घोल का अधिशोषण कराना चाहा, और अधिशोषण कराने के लिए उस घोल में मैंने किसी ठोस अधिशोषक को डाला। अधिशोषक तो सभी समझते हैं, किसी ठोस अधिशोषक को डाला। तो मैं उस ठोस अधिशोषक को बता देता हूं। मैंने डाला चारकोल उस पर। चारकोल तो जानते ही हो ना, मैंने उस पर चारकोल को डाल दिया। अब चारकोल करता क्या है, जैसे ही उस एसीटिक एसिड के घोल में चारकोल को डाला गया, वो चारकोल क्या करता है, एसीटिक एसिड के पार्टिकल्स को अपनी सतह पर क्या करने लगता है, चिपकाने लगता है। अगर एसीटिक एसिड के छोटे छोटे पार्टिकल धीरे धीरे अगर चारकोल की सतह पर चिपक जाएंगे, तो चारकोल की सतह पर चिपकने के बाद विलयन में एसीटिक एसिड शुरुआत में कितना था, 20 ग्राम। अब क्योंकि एसीटिक अम्ल की कुछ मात्रा चारकोल पर क्या हो गई है, चिपक गई है, अर्थात विलयन में एसीटिक अम्ल की मात्रा अब 20 ग्राम से कैसी रहेगी, कम। अगर हम दूसरे शब्दों में इस बात को पढ़ें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चारकोल के डाले जाने से एसीटिक एसिड की सांद्रता लगातार कैसी होने लगी है, कम होने लगी है। इस बात को भी ध्यान देगी। एसीटिक एसिड की सांद्रता कम होने का मतलब, पहले 100 ग्राम जल में 20 ग्राम एसीटिक एसिड था। अब क्योंकि चारकोल आपने डाला तो एसीटिक अम्ल के कुछ पार्टिकल उस चारकोल की सतह पर चिपक गए, तो घोल में घोल में एसीटिक एसिड के पार्टिकल कैसे हो गए, कम। ऐसा मैं मानता हूं कि 10-20 ग्राम डाला था आपने एसीटिक एसिड, घोल में था, उसमें से 10 ग्राम चारकोल की सतह पर चिपक गया, तो अब केवल कितने ग्राम एसीटिक अम्ल घोल में उपस्थित है, केवल 10 ग्राम। पहले एसीटिक अम्ल घोल में कितना था, 20 ग्राम। अब एसीटिक अम्ल घोल में कितना है, 10 ग्राम। हम दो शब्दों से इसको समझ सकते हैं, दो वाक्यों से। पहला तो ये समझ सकते हैं कि अब घोल में एसीटिक अम्ल की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि एसीटिक एसिड की कुछ मात्रा तो चारकोल की सतह पर चिपक गई है। या दूसरे शब्दों में इसी को पढ़े तो हम कह सकते हैं घोल में एसीटिक अम्ल की सांद्रता कैसी हो गई है, कम। तो इस घटना को ही कहते हैं विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण में हमेशा एक चीज तो कंफर्म ध्यान रखनी है, विलयन द्रव अवस्था में होगा और अधिशोषण होगा किसी ठोस पदार्थ की सतह पर। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, विलयन हमेशा कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में, और उसमें अधिशोषक कौन सी अवस्था में डाला जाएगा, ठोस अवस्था में। और फिर विलयन में जो विलेय होगा वो अधिशोषक की सतह पर क्या होगा, चिपक जाएगा, जिससे विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैंने लिख भी रखा है इस चीज को, क्या लिख रखा है कि ठोस अधिशोषक, देखो मैंने लिखा भी कि अधिशोषक किस अवस्था में होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए। किसी विलयन में घुले हुए विलेय को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। कि विलयन में जो विलेय होता है, विलेय को तो पहचानते हो ना सब लोग। एसीटिक एसिड को जल में घोल दिया तो एसीटिक एसिड विलेय हो गया, चूने को जल में घोल दिया तो चूना क्या हो गया, विलेय। तो कहता है ये विलेय को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, अर्थात चिपका लेता है। और जब विलेय को सतह पर चिपका लेगा, जिससे विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। बिल्कुल, अगर विलेय 20 ग्राम था तो 10 ग्राम तो सतह पर चिपक गया। अब घोल में केवल कितने ग्राम बचा है, 10 ग्राम, अर्थात सांद्रता क्या हो गई है, घट गई है। यह घटना ही कहलाती है विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। तो अगर कोई हमसे पूछेगा विलयन प्रावस्था से अधिशोषण का अर्थ क्या, तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दोगे कि इस बार हमने अधिशोषक जो है वो ठोस अवस्था में रखना है, और जो विलयन है वो कौन सी अवस्था में रहेगा, द्रव। और विलयन भी कैसा रहेगा कि एक पदार्थ विलेय रखना है, उसमें एक पदार्थ क्या रखना है, विलायक। अभी मैं आगे पढ़ता हूं, इसमें से कहता है क्या, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण का कोई एग्जाम्पल आपके पास है, बिल्कुल है, देखो मैंने लिख भी रखा है। कहता है एसीटिक अम्ल के जलीय विलयन, तो एसीटिक एसिड का कैसा विलयन लेना है, जलीय, अर्थात उसको जल में घोलना है। में चारकोल को डालने पर फिर उस पर क्या डाल देना है, चारकोल। चारकोल तो ठोस पदार्थ होता है,
डालने पर एसीटिक अम्ल चारकोल की सतह पर अधिशोषित होने लगता है। एसीटिक अम्ल चारकोल की सतह पर अधिशोषित होने का मतलब चारकोल की सतह पर चिपकने लगता है। तो एसिटिक एसिड की कुछ मात्रा तो चारकोल की सतह पर चिपक गई, अतः विलयन में एसिटिक अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड था वो तो अधिकांश मात्रा तो उसकी चारकोल की सतह पर चिपक रही, तो अब घोल में एसिटिक एसिड की मात्रा क्या हो गई, ये कम हो गई। फिर आता है क्या, इसका और भी कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, चारकोल द्वारा लिटमस विलयन को रंगहीन कर देना, यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है। इसको पहले पर समझते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि लिटमस विलयन। लिटमस विलयन जानते हो क्या होता है? लिटमस विलयन एक प्रकार का इंडिकेटर है, सूचक है। यह विलयन दो प्रकार का हो सकता है, या तो रेड कलर का हो सकता है या ब्लू कलर का हो सकता है। हमेशा ध्यान रखो, देखो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, लिटमस विलयन एक प्रकार का सॉल्यूशन है जो सूचक का कार्य करता है। ये एसिड बेस इंडिकेटर है। सूचक का मतलब ये अम्ल की पहचान कर सकता है, ये क्षार की पहचान कर सकता है। अब क्योंकि अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है, मैंने लिटमस विलयन को दो प्रकार का देखा है। पहला रेड कलर का, रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो क्षार की पहचान करता है, और जो ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन होता है ये अम्ल की पहचान करता है। पहचान पे ध्यान रखना। एक तो सबसे पहली बात, जो रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन होगा वो किसकी पहचान करेगा, क्षार, और जो ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन होगा वो किसकी पहचान करेगा, अम्ल। अब होगा क्या, आपके पास, जैसे मैंने ऐसे मान रखा है थोड़ी देर के लिए कि आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है और वो पहचान किसकी करता है, क्षार की। तो जैसे ही क्षार रेड लिटमस सॉल्यूशन पे डालोगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो लाल से कैसा हो जाएगा, नीला। क्षार की पहचान हो गई। अम्ल की पहचान कौन से किससे होती है, नीले वाले से। नीले वाले पर अम्ल डालोगे तो नीला कलर कैसा हो जाएगा, रेड, लाल हो गया, वो उसकी पहचान हो गई। तो लिटमस सॉल्यूशन जान गए। लिटमस सॉल्यूशन से मेरा मतलब केवल था कि कम से कम का लिटमस सॉल्यूशन यहां पर शब्द आया है तो हम उसको जान तो जाए। ऐसे एक लिटमस पेपर भी आता है, वो भी दो कलर का होता है, ब्लू और रेड। जो काम सॉल्यूशन करता है वही कार्य क्या करता है, पेपर भी करता है। अब क्योंकि उसका नंबर या नहीं बेटा, उसको पढ़ते नहीं। लिटमस सॉल्यूशन पर अगर आप चारकोल को डाल देते हो तो लिटमस सॉल्यूशन देखो मैंने बताया दो प्रकार का, या तो रेड कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा। मैं मान लेता हूं ब्लू कलर का, ऐसा मान लेते हैं, एक लेना ही है। उसमें से जैसे ही हम चारकोल को डालेंगे तो क्योंकि चारकोल अधिशोषक है, ये उस नीले कलर के घोल से, उस नीले लिटमस विलयन से रंग के पार्टिकल्स को, कलर के पार्टिकल्स को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, चिपका लेगा। अभी सोचने वाली बात है, जो घोल था वो ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही आपने चारकोल डाला तो ब्लू कलर के पार्टिकल को चारकोल ने अपनी सतह पर क्या कर लिया, चिपका लिया। अब विलयन का कलर धीरे धीरे कैसा होने लगा, रंगहीन। पहले विलयन का कलर हल्का होगा, जैसे जैसे कलर पार्टिकल का चारकोल की सतह पर चिपकते रहेंगे, कलर धीमा होता जाएगा, धीमा फेड होता जाएगा, फेड होता जाएगा, कुछ समय बाद कलर कैसा हो जाएगा, रंगहीन। इसका मतलब है, मैंने देखो यही चीज लिख रखा है, चारकोल द्वारा लिटमस विलयन के कलर को कैसा, विलयन को कैसा कर देना, रंगहीन कर देना। अभी आपने एक और आर्टिकल, मैं इसी पर बेस्ड एक आर्टिकल की बात करता हूं, आपने पढ़ा था चीनी का सांद्रण। उसका भी तो चीनी बनाते समय आपने इसे नहीं कहा कि जो हमारे घरों में गन्ने का रस होता है ब्राउन कलर का होता है, डार्क। इसका मतलब इसमें ब्राउन कलर के कलर पार्टिकल अवेलेबल है। अगर हमें ये ब्राउन कलर समाप्त करना है तो हमें किसी अधिशोषक की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें याद होगा अगर आप लोगों को, तो हम लोगों ने कहा था कि जंतु चारकोल, जिसको जानतव्य चारकोल भी कहते हैं क्योंकि जंतुओं की हड्डियों से प्राप्त होता है, वो चारकोल जैसे ही गन्ने के रस के साथ हम कांटेक्ट में लाते थे या गन्ने के रस के जली विलयन में लाते थे तो चारकोल कैसा होता है, सॉलिड। और उसको गन्ने के रस के घोल में जैसे ही डाला तो गन्ने के रस के घोल में उपस्थित जितने भी कलर पार्टिकल थे वो सारे के सारे कलर पार्टिकल चारकोल की सतह पर क्या हो गए, चिपक गए। अभी सोचने वाली, अगर कलर पार्टिकल चारकोल की सतह पर चिपक गए तो गन्ने का रस कैसा हो गया, रंगहीन। और जब गन्ने का रस रंगहीन हो गया तो उससे जब हम शुगर पार्टिकल में चेंज करेंगे वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल देगा, और ऐसा होता भी है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जब भी हम लोग शक्कर बनाना चाहते हैं, हम लोग जब भी बनाएंगे, एक रूल हमेशा रहेगा घरेलू शक्कर बनाते समय, उसका कलर डार्क ब्राउन ही आएगा, शक्कर बनने के बाद भी, चीनी बनने के बाद भी। रीजन है क्योंकि हमारे पास कोई अधिशोषक ऐसा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं करते हैं जिससे वो कलर पार्टिकल को अपनी सतह पर क्या कर सके, चिपका सके।
ये भी एग्जाम्पल हो सकता है अगर हमको देखने के लिए कहता। लास्ट एग्जाम्पल रहेगा थर्ड, इसको भैया बहुत ढंग से याद रखना है। कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कहता है अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करवाना। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, ये वाला शब्द थोड़ा सा नया है। क्या कह सोचते हो अवक्षेपण? अवक्षेपण का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी अवक्षेप को तैयार करना। आपने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी देखी जिससे अवक्षेप तैयार होता है। मैं एक दो को नाम में पढ़ देता हूं कैसे अवक्षेप। साबुन को जल में घोलकर किसका अवक्षेप प्राप्त किया जाता है? झाग का अवक्षेपण है, ये भी एक प्रकार का। और अगर अवक्षेपण में बात करता हूं तो नेक्स्ट अवक्षेपण होता है आप मक्खन को गर्म करते हुए जब एक घी बना रहे होते हो तो लास्ट में आप देखो बर्तन की तली पर कुछ पार्टिकल क्या होते हैं? जम जाते हैं। ये भी अवक्षेपण प्रक्रिया है क्योंकि अवक्षेप बना रहे हो। और भी मैं बताऊं, दूध को गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो फैट का भी एक अवक्षेप बनकर तैयार होता है ऊपरी सतह पर। तो क्या ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या हैं? अवक्षेपण। तो अब इस बार हमको किसका अवक्षेपण बनाकर तैयार करना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाकर तैयार करना है। तो जिस विधि द्वारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा उस विधि को हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण। तो मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब अवक्षेप बनाना था, मैंने किया क्या? कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण मैग्नेसॉन अभिकर्मक। मैग्नेसॉन एक प्रकार का क्या है? अभिकर्मक। ये ऐसा अभिकर्मक है जिसके पार्टिकल्स का कलर या जिसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो मैग्नेसाइट के पार्टिकल्स का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। फिर हुआ क्या? देखो ब्लू कलर तो मैंने इसलिए बताया कि ताकि अगला हिस्सा समझ में आ जाए। अभिकर्मक की उपस्थिति में कराने पर, तो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाना चाहे मैग्नेसॉन नामक अभिकर्मक की उपस्थिति में। अब हुआ क्या? मैग्नेसॉन के जो नीले नीले कण होते हैं, मैंने बताया भी मैग्नेसॉन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। ये नीले नीले कण जैसे ही अवक्षेप बनकर तैयार हुआ MgOH का होल ट्वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप जैसे ही तैयार हुआ, कहता है ये जितने भी मैग्नेसॉन के कण थे MgOH की होल ट्वाइज अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने इन सभी पार्टिकल्स को अपनी सतह पर क्या कर लिया? चिपका लिया। अभी सोचो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर तो व्हाइट रहेगा, लेकिन क्योंकि इसने मैग्नेसॉन के ब्लू पार्टिकल को अपनी सतह पर चिपका लिया है तो सारा का सारा ब्लू कलर किस पर आ गया? अवक्षेप की सतह पर आ गया। तो वही बोलता है, कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं, अतः अवक्षेप का रंग कैसा हो जाता है? नीला। अच्छा, अवक्षेप का रंग नीला क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप जैसे ही बनकर तैयार हुआ, मैग्नेसॉन के पार्टिकल जितने भी थे उस घोल में, वो सारे के सारे घोल से निकलकर इसकी सतह पर क्या हो गए? चिपक गए। और क्योंकि इसकी सतह पर चिपक गए, अब अधिशोषक हमें किस रंग का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का। और जो वो घोल होगा उससे ब्लू कलर क्या हो गया होगा? समाप्त हो गया होगा। तो एक ये भी एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी आपके पास ये दो एग्जाम्पल थे, एक वो शुगर वाला मैंने बताई, शक्कर वाला, एक इसको भी तैयार कर सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है प्रेक्षण। अब प्रेक्षण का अर्थ है क्या? आपने एक्सपेरिमेंट लिख रखे होंगे क्योंकि इंटरमीडिएट क्लास है तो प्रैक्टिकल लिखाए जाते हैं, आप लोगों को करवाए भी जाते हैं। उसमें से कुछ आप कॉलम बनाते होगे, एक में तो कॉलम बना, हाँ प्रयोग बनाते होगे, फिर जस्ट उसी के बगल में एक कॉलम और बनाते होगे कि प्रेक्षण का। तो प्रेक्षण में क्या करता है? प्रेक्षण का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी तरीके से करा रखी है तो उस अभिक्रिया को देखते हैं तो आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी अभिक्रिया को, किसी चीज को समझना। तो हम देखो उस अभिक्रिया के थ्रू मैंने विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की क्रिया को पढ़ा, इसकी कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी। अब हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब इस प्रक्रिया में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखो, पहला ऑब्जर्वेशन, वैसे तो ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ें आपको आधे से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पहले से आते हैं। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, कहता है अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। ये पहले भी हमने पढ़ रखा है, ऑब्जर्वेशन में यहां तो पढ़ा ही है। अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ने पर घट जाती थी क्योंकि अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा छिपी होती थी, और आपको याद है ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अभिक्रिया के वेग को पश्च दिशा में बढ़ा देता था, जिससे अधिशोषण कैसा हो जाता था? कम हो जाता था। लेकिन आज भी यहां पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा है प्रेक्षण दूसरा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। बिल्कुल सही है। जब भी कभी अधिशोषक की सतह बढ़ जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा,
बेटा अधिशोषण भी उतनी ही अधिक मात्रा में होने वाला है, क्योंकि अधिशोषण उतनी ही ज्यादा अधिक मात्रा में होने वाला है। हमने लिख रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर, तो ये वाला नंबर भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। नेक्स्ट नंबर लिखा है अधिशोषण की मात्रा विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, कहता है। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने एसीटिक अम्ल का घोल लिया था, तो एसीटिक अम्ल के घोल में 20 ग्राम एसीटिक एसिड को 100 ग्राम जल में डाला था, ऐसे कंडीशन में बनाया था। यार अब मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं यार, क्योंकि कठिन हो जाएगा ऐसा, ध्यान देते हैं। अगर 20 ग्राम एसीटिक एसिड है और उसको 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो भारानुसार अगर सांद्रता देखा जाए तो ध्यान दो, 20 ग्राम एसीटिक एसिड है और टोटल घोल कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं घोल में एसीटिक अम्ल की सांद्रता कितने प्रतिशत है, 20% है। नहीं समझ पा रहे इस बात को? देखो एक बार मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। भारानुसार सांद्रता को हमको सॉल्यूशन पूरा का पूरा 100 ग्राम बनाना है, जिसमें से 20 ग्राम मैंने एसीटिक एसिड ले रखा है और 80 ग्राम मैंने क्या ले रखा है, जल को। अच्छा बेटा, अगर 20 ग्राम एसीटिक एसिड है, 80 ग्राम जल है, दोनों को मिला देंगे, टोटल कितने ग्राम हुआ, 100 ग्राम। इसका मतलब 100 ग्राम में से 20 ग्राम एसीटिक एसिड है। 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम एसीटिक एसिड है, 20 ग्राम एसीटिक एसिड, तो मैं बोल सकता हूं एसीटिक एसिड की सांद्रता कितनी है, 20% है। अभी यहां पर क्या बोलता है, कहता है अधिशोषण की मात्रा विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर भी निर्भर करती है। अगर हमारे पास एसीटिक एसिड का एक और सैंपल हो जहां पर एसीटिक एसिड की अमाउंट कितनी है, 30%। 30% का समझते हो, 30 ग्राम एसीटिक अम्ल और बाकी का बचा हुआ 70 ग्राम जल। तो अब देखो यहां दोनों जगह एसीटिक एसिड की सांद्रताएं अलग अलग हैं। तो बेटा क्योंकि एसीटिक एसिड की सांद्रता अधिक है, यहां एसीटिक एसिड की सांद्रता कम है, सेम अधिशोषक दोनों में डाला जाए, चारकोल ही दोनों में डाला जाए, लेकिन अगर चारकोल दोनों जगह बराबर मात्रा में डालने पर आप इस बात को देखोगे, क्योंकि यहां एसीटिक एसिड की सांद्रता अधिक है, बेटा अधिशोषण वहां अधिक होगा। और क्योंकि यहां एसीटिक एसिड की सांद्रता कम है, अधिशोषण की मात्रा यहां पर कैसी रहेगी, कम रहेगी। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। 20% एसीटिक एसिड का मतलब है टोटल अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम एसीटिक एसिड है। 30% का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 30 ग्राम एसीटिक एसिड है। अगर मैं बात करता हूं तो यहां एसीटिक एसिड की कंसंट्रेशन अधिक है, यहां एसीटिक एसिड की कंसंट्रेशन या सांद्रता कम है। अगर दोनों में सेम अमाउंट में चारकोल डाला जाए और अधिशोषण की प्रक्रिया को देखा जाए तो अधिक सांद्रता वाले विलयन में अधिशोषण की मात्रा भी कैसी होगी, अधिक। मतलब ज्यादा से ज्यादा एसीटिक एसिड के पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और कम सांद्रता वाले विलयन में से जो पार्टिकल होते हैं वो एसीटिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो सतह पर कम चिपकते हैं। तो एक इस विलयन का नंबर रहा कि जैसे ही मैं सांद्रता को बदल देता हूं, विलेय की मात्रा बदल जाती है, 20% से 30% हो जाती है, उस समय अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे कि लिखता है अधिशोषण की मात्रा अधिशोष्य तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल आसान सा इस जगह पर हम इसको पढ़ सकते हैं। ये ठोस अधिशोषक है। अब इस ठोस अधिशोषक को मैंने किसी घोल पे क्या कर दिया, डाल दिया, तो घोल में जो विलेय के पार्टिकल होंगे वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन चिपकने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बात की डिपेंडेंसी कि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य जो फोर्स है वो कितना अधिक लग रहा है। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य का फोर्स अधिक है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो मैं ये नहीं कहता कि पार्टिकल चिपकेगा नहीं, फिर भी पार्टिकल चिपकेगा, अधिशोषण होगा, लेकिन अब अधिशोषण की मात्रा कैसे रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो ये फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति पर, नेचर पर। नेचर का मतलब है अधिशोषक और अधिशोष्य एक दूसरे से कितना अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। अगर कोई अधिशोष्य अधिशोषक के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब वहां अधिशोषण प्रक्रिया भी कैसी होगी, बहुत अधिक होगी, अच्छी होगी, अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कंडीशन कि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो अधिशोषण होगा, लेकिन फिर वो कैसी मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा।
अब ये तो हो गया बेटा विलयन प्रावस्था से अधिशोषण और उस पर प्रेक्षण, जो मैं समझ पाया, जिसमें से अधिकांश नंबर तो आप खुद जानते थे। जैसे कि ये नंबर तो हम पूरा पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, और ये भी लगभग नंबर आप जानते ही थे। और बॉन्डिंग वाला भी जानते थे कि बॉन्ड बनाने में जितना अच्छा बॉन्ड बन सकता है अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। अधिशोषण से रिलेटेड लास्ट में थोड़ा सा मैंने लिख रखा है कि निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट। जब भी आप कभी कोई एग्जाम देते हो और उसके विषय में आप रिजल्ट प्राप्त करते हो, आपको उसका निष्कर्ष मिल चुका होता है। लास्ट में जब भी आपने कोई कार्य किया, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण देखा, लेकिन लास्ट में आपको कोई ना कोई उसका रिजल्ट मिलना ही वाला है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, देखो मैंने एक लाइन पर रिजल्ट को लिख रखा है, ध्यान देंगे इस बात को। लिखा है विलयन से अधिशोषण की मात्रा, किसी भी विलयन में जो होता है अगर उस पर अधिशोषण हो रहा है, विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। मेनली अगर मैं इस बात को देखता हूं कि अधिशोषण की जो अमाउंट होती है वो एक चीज पर केवल डिपेंड करती है, मुख्य रूप से विलेय पदार्थ की सांद्रता पर। मतलब वही चीज पर कि 20% सांद्रता थी कि 30% सांद्रता थी, उस सांद्रता पर डिपेंड करती है। निष्कर्ष हमारा केवल इतना ही है, यहां से लेके यहां तक अधिशोषण की मात्रा विलेय की सांद्रता पर डिपेंड करती है, बस ये निष्कर्ष था। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसी चीज को तो हमने एक बार और पढ़ा था फ्रेंडलिक इक्वेशन पर, और उसने लिख भी रखा है इसे फ्रेंडलिक संतापी द्वारा निम्नवत समझ सकते हैं। तो भैया फ्रेंडलिक इक्वेशन एक बार हो जाए। क्या थी फ्रेंडलिक इक्वेशन, किसी को याद है? x/m इज इक्वल टू k p⁴1/n। अब देखो ये क्या है कि इस जगह अगर आप कुछ चीजें लिख आते हो तो बहुत अच्छा देखने में लगने लगता है, और ये जरूरी भी है। क्या कोई पूछेगा x क्या है तो आप बताओगे, अच्छा ध्यान से देखने वाली बात है, x की वैल्यू की बात आ रही थी, हमने क्या कहा था, अधिशोषित हुई गैस की मात्रा। लेकिन यहां अगर अधिशोषित हुई गैस की मात्रा लिखते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सर ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बेटा आप ध्यान दो, आज हम लोगों ने द्रव के पार्टिकल्स को ठोस की सतह पर चिपकाया है। जब हमने फ्रेंडलिक इक्वेशन पढ़ी थी तब हम गैस के पार्टिकल्स को ठोस या द्रव की सतह पर चिपकाने की बात कर रहे थे, तब वो गैस की मात्रा थी। आज द्रव के पार्टिकल्स को ठोस की सतह पर चिपकाया जा रहा है, तो ये किसकी अमाउंट है? द्रव के पार्टिकल्स की अमाउंट। तो मैं लिखूंगा कि x क्या है? द्रव की अधिशोषित हुई मात्रा, अधिशोषित हुई मात्रा। कोई पूछेगा m क्या है, तो बेटा m में से तो कोई चेंज ही नहीं है। m पहले भी अधिशोषक था, अभी भी अधिशोषक है, तो मैं क्या लिखूंगा? m है अधिशोषक की मात्रा। और बेटा ध्यान रखना इसको भी, क्योंकि इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होगा भी। कोई पूछेगा k क्या है या 1/n क्या है, हम इसको बताएंगे नियतांक है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो भी अपना समझना उसको लिख लेना। ये दोनों k और 1/n कांस्टेंट रहते हैं। हाँ एक और चीज अभी ध्यान देने वाली बात है, गैसों पर जो सांद्रता का निर्धारण होता है, अभी ध्यान दे लो इस बात को, बाद में छूट गया, बड़ी प्रॉब्लम आती है। गैसों में जो सांद्रता का निर्धारण होता है वो दाब से होता है, प्रेशर से होता है। हम बताएं गैसों में मात्रा का निर्धारण या सांद्रता का निर्धारण दाब से होता है, इसको हम बता भी सकते हैं कैसे। अच्छा मैं बताता हूं आपको, आप साइकिल से जैसे चलते हैं उसमें टायर पे हवा भरी रहती है, टायर में हवा की मात्रा या हवा की जो सांद्रता है उसकी पहचान कैसे होती है? दाब से। आप गए साइकिल के टायर को दबाया तेजी से, और जैसे दबाया आप तुरंत जान जाते हो कि सांद्रता का अमाउंट क्या है। अगर साइकिल का टायर दब रहा है आपको कि सांद्रता इसमें कैसी है? बहुत कम है, या ऐसा कह सकते हैं गैस की मात्रा इसमें कैसी है? बहुत कम। तो जो गैसों की मात्रा का निर्धारण होता है वो बेटा किसके थ्रू होता है? प्रेशर के थ्रू। आपको पता है गैसों का कोई आयतन निश्चित नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो। अगर गैस का आयतन निश्चित नहीं है तो गैस की सांद्रता बता पाना भी निश्चित नहीं है। आपको की सांद्रता क्यों नहीं बता पाएंगे सर जी? क्योंकि बेटा सांद्रता का फॉर्मूला ही होता है मोल प्रति लीटर। अभी सोचो अगर सांद्रता का मात्रा मोल प्रति लीटर है तो लीटर आयतन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? आप कहोगे सर जी गैस का आयतन तो निश्चित ही नहीं है, इसका मतलब सांद्रता का जो वैल्यू होता है वो मैं गैसों की सांद्रता की वैल्यू लीटर में अगर निकालूं तो फिर तो बेकार रहेगा।
तो ध्यान रखो गैसों की अमाउंट लीटर में तो छोड़ ही दो अभी थोड़ी देर के लिए। गैसों की जो अमाउंट या सांद्रता की पहचान होती है वो प्रेशर के थ्रू होती है, और प्रेशर के थ्रू हम उसको समझते हैं। तभी तो देखो जब भी कभी आप मोटरसाइकिल या बाइक या कार लेके जाओगे तो आप देखोगे जैसे ही आपकी गाड़ी में हवा की कमी होगी, आप इस बात को बताओगे इसको चेक करना है, तो वे एक दाब मापी लगाकर चेक करते हैं। सांद्रता को क्या चेक होती है? प्रेशर चेक होता है। जैसे निब पर लगाकर तेजी से दबाया, अंदर से प्रेशर से गैस आई और उस दाब मापी पर टकराई, और दाब मापी की सुई को जितने प्रेशर से टकराई उतना ही दाब मापी की सुई को घुमाया। तो हम जान कहें 20 है यहां पर हवा इसकी वैल्यू, अब एक काम कर लो थोड़ी सी हवा और डालनी पड़ेगी। अपने कहा बिल्कुल से ये डाल दो इसमें थोड़ी सी हवा। तो ये प्रेशर से केवल पहचाना जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या होने वाली है, हम लोग तो द्रव पदार्थ का अधिशोषण करवा रहे हैं, गैस का अधिशोषण करवा ही नहीं रहे। तो द्रव पदार्थ का जो अधिशोषण है ये डिपेंड करता है सांद्रता पर। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम प्रेशर हटा देते हैं, क्योंकि प्रेशर तो गैसों के लिए है और हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं? द्रव के लिए। तो द्रव के लिए हम लिखेंगे सांद्रता C। तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज रहेगा। द्रवों के लिए अधिशोषण जब भी होता है प्रेशर की जगह पे हम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं, और कोई भी पूछेगा भी कि C क्या है तो हम बताएंगे C विलेय की मोलरता, या बेटा मोलरता को ही कहते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता है। तो बेटा ये फ्रेंडली इक्वेशन हो गया अगर कभी कोई पूछेगा तो द्रव पदार्थ के अधिशोषण के लिए। और ये अगर मैं प्रेशर का अप्लाई कर देता, लिख देता, तो ये हो जाता है गैसों के अधिशोषण के लिए। तो एक काम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग में आता है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अधिशोषण के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो मैंने लिख भी रखे हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब जितने भी अधिशोषण के लगभग यूजफुल अगर देखा जाए प्रयोग हैं उतने मैंने यहां लिख रखे हैं, हम एक एक को बताते चले जाते हैं। जहां लिखने वाली बात है तो लिख लोगे, आसान सी भाषा लिखी हुई है। सबसे पहला कहता है गैस मास्क में। तो बेटा कोयले की खानों पर दो गैसों की अमाउंट ज्यादा होती है, अधिक होती है। पहला मेथेन गैस और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो क्या करते हैं वहां के लोग, एक मास्क का यूज करते हैं जिसमें सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल लगा रहता है। यह एक्टिवेटेड चारकोल करता क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान जब भी वहां पर कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर जब श्वसन क्रिया करते हैं तो बहुत सारी जहरीली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन जैसी जहरीली गैसें उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बैड इफेक्ट डालती हैं। लेकिन सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल से बना हुआ मास्क अगर वो यूज कर लेते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल इन हानिकारक गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, चिपका लेता है, और श्वसन क्रिया के दौरान ये गैसें मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो आप समझ गए कि गैस मास्क में कैसे यूज करना है। हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी आपको है लिखना है एग्जाम में वो आप यहां से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर में पढ़ता हूं कपड़ों की रंगाई में। तकरीबन सभी कपड़े, ज्यादातर कपड़े कलर्ड ही चलते हैं और हर एक कपड़े की रंगाई होती है कुछ विशेष कलर से। तो रंगाई के दौरान करते कैसे हैं, आप कहोगे सर जी घर में भी हम कपड़ों की रंगाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन घर में कपड़े की रंगाई करते समय जो जल का घोल बनना चाहिए वो फिटकरी से बनाएं। आप फिटकरी के घोल पे कपड़े को डालोगे, फिर कलर को अगर डालोगे तो क्या करता है, फिटकरी का जो घोल होता है वो कार्य करता है अधिशोषक का, और ऐसी सिचुएशन पे कलर पार्टिकल्स को जो आपने रंग घोल कर रखा है फिटकरी कपड़े की सतह पर क्या कर देता है, चिपका देता है। अगर कलर पार्टिकल विलयन से छूटकर कहां पर आ गए, कपड़े की सतह पर चिपक गए। हमने इसी बात को तो कह रखा है कि कपड़ों की रंगाई, कपड़ों की रंगाई क्या होता है, कलर पार्टिकल विलयन से छूटकर कपड़ों की कहां पर आ जाए, सतह पर। आपको किसी फिटकरी फर्क यूज किया। बेटा फिटकरी एक ऐसा बॉन्डिंग एजेंट है जो कपड़े के साथ कलर के पार्टिकल के बॉन्ड को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और कपड़े के साथ कलर के पार्टिकल का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा अधिशोषण प्रक्रिया उतनी ही अच्छी है, उतनी ही स्थायी है, और कपड़ा लंबे समय तक अपने कलर को नहीं त्यागेगा। ये सेकंड नंबर पे लिख रखा है, ऐसा आप उसको पढ़ लोगे वहां से। कहता है आर्द्रता नियंत्रण में बहुत सारे अपने यहाँ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो नमी के कारण केवल खराब हो जाते हैं।
बहुत सारी टेलीविजन आते हैं, बहुत सारे अन्य भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो नमी के इफेक्ट में ही केवल खराब हो जाते हैं। तो होता क्या, ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण में अगर हम सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल के पैकेट को डाल दें तो करता क्या है सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल कि अगर बाय चांस ऐसे उपकरणों के अंदर कभी नमी आ भी गई तो ये सिलिका या एल्यूमिनियम जेल उस नमी को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे उपकरण के अंदर कहीं पर भी नमी बचती नहीं है। जो उपकरण के अंदर नमी भी आई वो सिलिका जेल की सतह पर क्या हो गया, अधिशोषित हो गई। तो मैंने उस बात को भी लिखा है कि नमी से बचाने के लिए, उपकरणों को नमी से बचाने के लिए उनके अंदर, उपकरणों के अंदर सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल रख दिया जाता है, जिससे नमी के कण जेल की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उपकरण नमी से बच जाता है। नेक्स्ट नंबर मैंने लिख रहा है विलयन से रंगीन पदार्थों को हटाने में। बेटा इसका तो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। क्यों? मैंने शक्कर को बताया ही था, चीनी को कैसे रंगहीन करते हैं, सक्रिय चारकोल की मदद से या जंतु चारकोल की मदद से। आप लिखा है अनेक विलयन है हमारे पास, जैसे शर्करा का विलयन, कोई जूस है या वनस्पति तेल है, ये भी तो कलर्ड होते हैं। लेकिन जब हम यही दुकान से रेडीमेड लाते हैं, पैकेट में लाते हैं, तो इनके कलर अपने यहाँ के तेलों के कलर से थोड़े से डिफरेंट पाए जाते हैं। क्यों डिफरेंट पाए जाते हैं? क्योंकि वहां चारकोल की सहायता से इनके कलर को क्या किया गया है, हल्का किया गया है, देखने में आकर्षक लगने लगे। क्योंकि किसी भी ऑयल का कलर, शक्कर कलर अगर ब्राउन है तो वो अशुद्धियों के कारण है। जैसे सक्रिय चारकोल डाला, वो अशुद्धियां इसी सक्रिय चारकोल की सतह पर क्या हो गई, चिपक गई और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, हल्का हो गया। इसको देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर व्याधियों के उपचार में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं मनुष्य के शरीर में जो रोगाणु या जीवाणुओं या कीटाणुओं की सहायता से होते हैं। अगर ये कीटाणु ना होता, वो बैक्टीरिया ना होता, तो शायद वो रोग व्यक्ति के अंदर कभी उत्पन्न ना होता। तो फिर हम एक ऐसी मेडिसिन का यूज करते हैं, एक ऐसी दवा का यूज करते हैं, ये दवा बॉडी के अंदर जाती है और कीटाणुओं को अपनी सतह पर क्या करती है, अधिशोषित करके चिपकाकर उन्हें क्या कर देती है, मार देती है। मैंने लिखा है अनेक औषधियां रोगाणु कीटाणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर उन्हें क्या कर देती है, मार देती है। और जैसे ही बैक्टीरिया या वो रोगाणु या वो कीटाणु मर गया, उसका इफेक्ट भी क्या हो गया, समाप्त, और आप आसानी से सही हो गए। इसका मतलब काफी सारी दवाइयां तो अधिशोषण के सिद्धांत पर वर्क करती हैं। बेटा काफी सारी दवाइयां नहीं, अधिकांश दवाइयां अधिशोषण के सिद्धांत पर ही वर्क करती हैं। मैंने तो केवल एक छोटा सा पार्ट उसका लिख रखा है। 6वें नंबर पे चलते हैं। कहता है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। वैसे तो निर्वात अगर उत्पन्न करना है, आपको फिजिक्स में पढ़ाया भी गया होगा। कहते हैं निर्वात पंप की सहायता से निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। किसी पाइप के अंदर निर्वात उत्पन्न करना है तो उस पाइप पर एक निर्वात पंप लगाएंगे और उसके अंदर की वायु को कहां कर देंगे, बाहर। लेकिन निर्वात पंप के द्वारा आप 100% निर्वात उत्पन्न नहीं कर सकते। निर्वात का अर्थ क्या होता है वैसे? निर्वात का निर का मतलब होता है हटा देना, वात का मतलब वायु को कंप्लीटली क्या कर देना, समाप्त कर देना। लेकिन निर्वात पंप से 100% निर्वात उत्पन्न नहीं होता है। कुछ ना कुछ वायु के पार्टिकल चाहे 1% रह जाए, 0.5% रह जाए, 0.3% रह जाए, लेकिन उतना परसेंट में अंदर वायु बचती ही बचती है। उसको कैसे समाप्त करें? तो उसके लिए मैंने लिख रखा है यहां, कहते हैं निर्वात पंप द्वारा निर्वातित पात्र को, निर्वात पंप द्वारा हम एक पात्र में निर्वात उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। जिस पात्र में निर्वात उत्पन्न कर कोशिश करेंगे उसका नाम क्या होगा, निर्वातित पात्र। में लेस मात्र वायु को, अगर आप निर्वात पंप से वायु को बाहर कर रहे हैं तो अब उसके अंतर्गत उस पाइप के या उस पात्र के अंतर वायु की बहुत क्या आ गई है, कमी। अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि 100% निर्वात उत्पन्न हो गया है, क्योंकि निर्वात पंप द्वारा 100% निर्वात उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ मात्रा में वायु है। उस कम मात्रा वाली वायु को कैसे हटाया जाए, तो उसमें बताता है लेस मात्र वायु, जो बिल्कुल थोड़ी सी वायु बची है उसको चारकोल की सतह पर क्या कर सकते हैं, अधिशोषित। थोड़ी सी अमाउंट में चारकोल डालें, जो थोड़ी सी वायु बची है उस निर्वात पात्र में, वो वायु चारकोल अपनी सतह पर क्या कर लेगा, चिपका लेगा। अब पात्र में किसी भी प्रकार के वायु का पार्टिकल नहीं है और 100% प्योर जो है वो निर्वात उत्पन्न हो गया। तभी उसने लिखा भी है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, निर्वात नहीं उच्च निर्वात उत्पन्न करना है। लास्ट में एक और लिखा है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। हम सभी इस बात को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो जान लें। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स में, ताप की विभिन्न अवस्थाओं में
अलग अलग अक्रिय गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता रखता है। अब चारकोल ये कौन सा है, इसमें लिखा है नारियल चारकोल। नारियल चारकोल जान गए ना, नारियल को वायु की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है, जिससे ये बिल्कुल ब्लैक कलर के पाउडर में चेंज हो जाएगा। वो है निर्वात, वो उसको कहेंगे नारियल चारकोल। अब नारियल चारकोल के टेम्परेचर को अक्रिय गैस के कांटेक्ट में लाए। अब हमने इसको जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया तो एक टेम्परेचर जब मैंने फिक्स किया, इस पर नियॉन गैस अधिशोषित हो गई, मैंने उसको अलग कर लिया। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस बार नियॉन नहीं, आर्गन गैस अधिशोषित हो गई। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर इस पर अधिशोषित होने वाली गैसें अलग अलग हैं। मैंने कम टेम्परेचर किया, दूसरी गैस अधिशोषित, ज्यादा टेम्परेचर किया, दूसरी गैस अधिशोषित हो गई। तो डिफरेंट टाइप की टेम्परेचर पर गैसों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन केवल कौन सी गैसों को अलग अलग कर सकते हैं, अक्रिय गैसों को अलग कर सकते हैं। मैंने लिखा होगा अक्रिय गैसों को, और नहीं लिखा है तो उसको लिख लेना चाहिए, हाँ अक्रिय गैसों को अलग कर लेते हैं। अब रही बात लास्ट में विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण क्यों कहा गया, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों की अवस्थाएं तो सेम है, लेकिन ये सॉलिड है। इसका मतलब है कि अभिकारक गैस, उत्प्रेरक ठोस, ऐसे उत्प्रेरण को कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। अगर अभिकारक भी गैस होते, उत्प्रेरक भी गैस होता, समांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में भी अधिशोषण का सिद्धांत ही लागू होता है, जिसके कारण अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है और अमोनिया गैस की मात्रा तेजी से बनती है। अब कहोगे सर जी इसमें अधिशोषण का यूज क्या है, तो बेटा इसमें अधिशोषण का जो भी यूज है पढ़ूंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि आपकी विषमांगी उत्प्रेरण का जो एग्जाम्पल है, अनुप्रयोग है, ये अभी मेरे लिए, आपके लिए, हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो हम बाद में पढ़ा देंगे। अभी हम पे इस क्लास को उधार छोड़ दो, बाद में हम इसको पढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे कैसा है।